स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था डैम के बारे में। इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटेनिंग वॉल क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे रिटेनिंग वॉल क्या होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सॉइल को या पानी को उसकी जगह पर किसी ऊंचाई पर बनाए रखता है उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। जनरली रिटेनिंग वॉल जो होता है आरसीसी की, सॉइल की या फिर मैसोनरी की बनाई जाती है। सॉइल कई बार क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल जो होती है नॉर्मली मिट्टी को ढेर बनाकर और या फिर मैसोनरी की भी बनाई जाती है। जहाँ पर कम हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वैसी वॉल बनाते हैं, और बाकी जो होती है वो हैवी स्ट्रक्चर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आरसीसी की रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। ठीक है, रिटेनिंग वॉल के सबसे पहले हमको टाइप्स देखने होंगे किस किस टाइप की रिटेनिंग वॉल होती है। तो उसमें पहली रिटेनिंग वॉल है हमारी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ये फिगर है उसका ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का। नॉर्मल ये इस शेप की होती है। ठीक है, कम हाइट तक की सॉइल को रिटेन करने के लिए ये वाली रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। जनरली जो है वो इसको 4 मीटर तक की हाइट के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसको या तो मैसोनरी का या फिर आरसीसी का बनाया जा सकता है। जनरली इसको मैसोनरी का बनाते हैं, और इस रिटेनिंग वॉल की जो स्टेबिलिटी होती है कि भाई ये रिटेनिंग वॉल अपनी जगह पर बनी रहेगी और जितना भी लोड आएगा उसको कैरी करेगी। तो उसके लिए जो इसका सेल्फ वेट होता है वो ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि ये वाली रिटेनिंग वॉल जो है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, इसका नाम ही ग्रेविटी है। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है ओनली अपने सेल्फ वेट के कारण स्टेबल रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ये है हमारा डायग्राम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का। ठीक है, इस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को टी शेप रिटेनिंग वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये टी शेप की होती है। इसमें इस तरफ तो नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है और जो अर्थ की फीलिंग होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, इसमें जो बॉटम वाला जो पार्ट होता है जनरली इसको आरसीसी से बनाते हैं पूरे को। जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम बेस स्लैब। ठीक है, ये जो पूरी होती है उसको बेस स्लैब बोलते हैं, और जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टेम। ठीक है, अब इसमें भी बेस स्लैब के भी 2 पार्ट होते हैं। जो पार्ट सॉइल की फिलिंग के नीचे रहता है उसको बोलते हैं हील स्लैब, और जो पोर्शन बाहर रहता है उसको बोलते हैं टो स्लैब। और इस टाइप की रिटेनिंग वॉल को जनरली 3 मीटर से 8 मीटर तक की हाइट के लिए बनाया जाता है। 3 मीटर टू 8 मीटर की हाइट तक के लिए इस रिटेनिंग वॉल को बनाया जाता है। फिर इसकी जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वो होता है नेक्स्ट हमारा थर्ड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ये वाला है जो फिगर हमारा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का है। ठीक है, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल क्या होती है, इसमें भी टी शेप वाला ही सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें इस तरफ यहाँ पर एक स्लोप में एक पोर्शन और जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब इधर से प्रेशर आएगा, सॉइल की फीलिंग इस डायरेक्शन में इधर होती है ऊपर की तरफ, और इस तरफ जो होता है वो नॉर्मल हमारा ग्राउंड लेवल होता है। तो इस पोर्शन को, ये जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ होता है, इसको बोलते हैं काउंटर फोर्ट। ठीक है, लेकिन इसको बनाने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे हम मान लीजिए हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो नॉर्मली ये रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, और इधर जब सॉइल की फीलिंग होगी तो ये रिटेनिंग वॉल इस डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसके पीछे वाले इस पोर्शन में क्या आया, इस पीछे वाले फेस में क्या आएगा, टेंशन आएगा, और फ्रंट फेस में आएगा कंप्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि इधर जो सॉइल की फीलिंग है उस कारण ये जो हमारी स्टेम है, ये स्टेम इस डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर हमने जो काउंटर फोर्ट बनाया है वो बनता है आरसीसी का, जिसमें कि कंक्रीट होती है, और कंक्रीट जो होती है वो टेंशन में वीक होती है। तो इस कारण से इस काउंटर फोर्ट को बनाने का ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। जस्ट कुछ परसेंटेज जो होती है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो पाती है। क्यों? क्योंकि स्टेम के इस बैकवर्ड पोर्शन में आता है टेंशन, और यहाँ पर कंक्रीट जो लगी हुई है वो टेंशन में होती है वीक। तो काउंटर फोर्ट देने का ज़्यादा स्ट्रेंथ पर कोई असर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। उसके बाद हम आते हैं
फोर्थ है हमारी बट्रेस रिटर्निंग वॉल। अब बट्रेस रिटर्निंग वॉल क्या होती है कि इस टी शेप की कैंटिलीवर वॉल में जो काउंटर फोर्ट पीछे की तरफ दिया गया था उसी काउंटर फोर्ट को अगर फ्रंट फेस की तरफ दे दें तो वो रिटर्निंग वॉल हो जाएगी कौन सी वाली, बट्रेस रिटर्निंग वॉल। ठीक है, इस रिटर्निंग वॉल को अगर साइड से देखें फ्रंट व्यू तो उसका ऐसा बनेगा, ये हमारा टी शेप और ये जो काउंटर फोर्ट बना हुआ है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बट्रेस रिटर्निंग वॉल का फिगर नहीं बनाया है, उसका ओनली फ्रंट फेस बनाया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो काउंटर फोर्ट इसमें पीछे की तरफ था जिधर अर्थ की फीलिंग होती है, तो उस काउंटर फोर्ट को हमने आगे की तरफ बना दिया, अर्थ की फीलिंग हो जाएगी इस डायरेक्शन में और ये जो काउंटर फोर्ट आ जाएगा वो आगे आ जाएगा, तब इस रिटर्निंग वॉल को बोलेंगे हम बट्रेस रिटर्निंग वॉल। तो दोनों रिटर्निंग वॉल में से कौन सी रिटर्निंग वॉल अच्छी मानी जाएगी, बट्रेस वाली, ये वाली अच्छी मानी जाएगी, ये वाली कमज़ोर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि काउंटर फोर्ट वाले में पीछे की तरफ आता है टेंशन, फ्रंट में आता है कंप्रेशन, इसमें भी पीछे की तरफ आएगा टेंशन, फ्रंट में आएगा कंप्रेशन। तो यहाँ पर काउंटर फोर्ट देने से क्या होगा कि काउंटर फोर्ट तो होता है किस में, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे आने वाला क्या है, टेंशन, तो वीक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसी जगह अगर यहाँ देखेंगे तो फ्रंट में आ रहा है कंप्रेशन और हमने काउंटर फोर्ट जो दिया है वो भी फ्रंट में ही दिया है, और जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस वजह से बट्रेस रिटर्निंग वॉल जो होती है उसको देना ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो बट्रेस रिटर्निंग वॉल नहीं बनाई जाती है, काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल को बनाया जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर बट्रेस रिटर्निंग वॉल को बनाएंगे तो इसके फ्रंट में जो है वो खांचे टाइप का पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, फ्रंट में जो होता है वो इस टाइप से, जैसे ये तो बन रहा है वो पीछे की तरफ बन रहा है, इधर अर्थ फीलिंग हो जाएगी तो ये तो छुप जाएगा पूरा। लेकिन बट्रेस वाले में क्या होगा कि फ्रंट में ये दिखेगा स्ट्रक्चर, उस वजह से उसका आर्किटेक्चरल व्यू से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो उस वजह से बट्रेस रिटर्निंग वॉल जो होती है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी, किसके कंपैरिजन में, काउंटर फोर्ट के कंपैरिजन में। लेकिन तो भी बनाते किसको हैं, काउंटर फोर्ट को बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो काउंटर फोर्ट होता है वो सॉइल के अंदर पीछे छुप जाता है, और बट्रेस रिटर्निंग वॉल में काउंटर फोर्ट जो है वो छुपता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है 5th केस है बेसमेंट और फाउंडेशन वॉल। और ये जो काउंटर फोर्ट और बट्रेस रिटर्निंग वॉल है इसको जनरली 6 to 8 मीटर हाइट के लिए बनाया जाता है। इसके बाद बेसमेंट रिटर्निंग वॉल आती है। बेसमेंट तो जनरली हमारे बिल्डिंग्स में जो बेसमेंट होता है उसके चारों तरफ जो रिटर्निंग वॉल होगी वो बेसमेंट वाली होगी। तो ये है हमारी बेसमेंट रिटर्निंग वॉल। इसमें आउटर साइड में ये ग्राउंड फिलिंग है और इसके इनर साइड में यहाँ पर बेसमेंट की फ्लोर स्लैब जो होती है वो बनी हुई होती है, जिसके ऊपर की जनरली पार्किंग्स होती है। यहाँ पर पार्किंग होती है, तो इस टाइप से जो पार्किंग की स्लैब है वो किसके ऊपर टिकी हुई रहती है, बेसमेंट वाली जो रिटर्निंग वॉल है उसके ऊपर। उसके बाद लास्ट आता है एक ब्रिज अबटमेंट। तो ब्रिज अबटमेंट कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। ये होता है हमारा नेक्स्ट फाउंडेशन रिटर्निंग वॉल, फाउंडेशन नहीं सॉरी वो ब्रिज अबटमेंट। ब्रिज अबटमेंट में क्या होता है, जहाँ पर ब्रिज बनते हैं और एंडिंग में जहाँ पर अर्थ फिलिंग होनी होती है वहाँ पर ब्रिज का जो अबटमेंट होता है तो उसको एज ए रिटर्निंग वॉल बनाया जाता है। तो ये ब्रिज अबटमेंट का फाउंडेशन हो गया, उसके ऊपर ब्रिज का जो पूरा पियर है वो बनता है और उसके ऊपर जो स्लैब है, डेक स्लैब जिसको बोलते हैं, ब्रिज की जो स्लैब होती है वो उसके ऊपर रेस्ट करती है और इसके इस तरफ पूरी जो है वो अर्थ फिलिंग होती है। और जनरली फिर इधर से जो अप्रोच रोड आती है ब्रिज तक वो होती है। तो इस टाइप से जो है जितना भी प्रेशर लगेगा इधर सॉइल का वो इस ब्रिज अबटमेंट के ऊपर लगेगा, तो ये भी एक तरीके से रिटेनिंग वॉल की तरह काम करेगा। तो ये थी हमारी रिटेनिंग वॉल्स के बेसिक टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे कि रिटेनिंग वॉल पर कौन कौन से फोर्सेस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिखा है फोर्सेस ऑन रिटेनिंग वॉल। सबसे पहला फोर्स होता है सेल्फ वेट, तो हम यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। मान लो ये एक रिटेनिंग वॉल है और इसके इधर जो होती है वो अर्थ फीलिंग है और इधर ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहला वेट जो होता है वो सेल्फ वेट होता है। रिटेनिंग वॉल का जो सेल्फ वेट होगा वो उसकी सीजी से नीचे की तरफ लगेगा। उसके बाद वेट ऑफ सॉइल अबव द फाउंडेशन बेस, इस जो बेस है ये हमारी रिटेनिंग वॉल का, उसके ऊपर जो ये अर्थ की फिलिंग होगी उसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा वेट ऑफ सॉइल, मिट्टी का भार। उसके बाद आता है अर्थ प्रेशर। तो अर्थ का प्रेशर, अब इधर जो अर्थ है, अर्थ मतलब सॉइल, तो इधर जो अर्थ है उसका वेट, एक तो वेट के कारण वो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी इस डायरेक्शन में लगेगा, कंपोनेंट्स होंगे दोनों। तो ये अर्थ प्रेशर जो कि इस रिटेनिंग वॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? रिटेनिंग वॉल के पीछे जो फिलिंग होती है उस फिलिंग के ऊपर अगर कोई बाहर से कोई लोड लग रहा है, यानी कि कोई व्हीकल हो गया या फिर कोई स्ट्रक्चर, ऊपर मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर, या फिर कोई पर्सन खड़ा है या फिर कोई व्हीकल है, तो उसका जो वेट होगा एक्सिस लोड, जिसको कि हम ऊपर से लगने वाला लोड भी बोल सकते हैं कि बाहर से जो लोड लगता है, तो ये जो दोनों लोड होंगे वो होंगे सरचार्ज के लोड, उनको बोलते हैं सरचार्ज, जो कि बाहर से लग सकता है। हो सकता है यहाँ पर कोई लाइव लोड भी हो सकता है, या फिर कोई व्हीकल चल रहा है, या फिर कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसका वेट। इसके बाद आता है उसमें सॉइल रिएक्शन ऑन द बेस। तो ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस वजह से जो है वो नीचे से सॉइल की रिएक्शन लगेगी बेस के ऊपर, तो ये सारी सॉइल रिएक्शन हो गई। उसके बाद आता है फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू स्लाइडिंग। अब देखिए इधर जो पूरी अर्थ फिलिंग है, उस अर्थ फिलिंग के कारण जो रिटेनिंग वॉल है हमारी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, तो नीचे जो सॉइल है उसका इस बेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, क्योंकि रिटेनिंग वॉल इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन से सामने से लगेगा। और कहाँ पे लगेगा? कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड सॉइल। क्लियर है? तो ये कुछ फोर्सेस उस पर लगते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन सा फोर्स जो होता है वो रिटेनिंग वॉल के ऊपर एक्ट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ये टॉपिक हमारा सॉइल में भी आएगा, तो इसको दोनों में कॉमन टॉपिक है ये। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर को देखेंगे अब, तो मैंने इधर लिखा है एक्टिव अर्थ प्रेशर, इधर लिखा है पैसिव अर्थ प्रेशर, दोनों को हम कंपेयर करके समझेंगे। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपको याद क्या रखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैक फिल, मतलब कि जो दीवार है यानी कि रिटेनिंग वॉल वो बैक फिलिंग से दूर जाने की कोशिश करती है, या फिर उसकी जो मूवमेंट होती है वो बैकफिल से अवे होती है। यहाँ पर अवे फ्रॉम बैकफिल लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि दूर जाती है। और पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है? द वॉल मूव्स टूवर्ड्स द बैकफिल, मतलब कि जो दीवार होती है रिटेनिंग वॉल वो बैकफिल जो है यानी कि पीछे की तरफ जो फिलिंग की हुई है उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। तो कैसे होता है उसमें? मान लो ये हमारी रिटेनिंग वॉल है एक, ठीक है, इसके पीछे जो फिलिंग है और इसके इस तरफ ग्राउंड लेवल है। तो जब रिटेनिंग वॉल का जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम बैकफिल होता है, मतलब कि रिटेनिंग वॉल जो होती है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। किस वजह से? ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके पीछे का जो सॉइल है उसमें से कुछ पर्टिकुलर टुकड़ा अपनी जगह से कट के और इस रिटेनिंग वॉल के साथ साथ चलना शुरू कर देता है। मान लीजिए वो इस टाइप से, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी अगर इधर कुछ फिलिंग की हुई है और हम इस दीवार को जब इससे दूर खिसकाने की कोशिश करेंगे तो इसके पीछे की जो मिट्टी होगी उसमें से कुछ मिट्टी का हिस्सा जो है वो इस दीवार के साथ साथ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये इतना टुकड़ा जो है वो मिट्टी का वो स्लाइड करना शुरू करेगा। इसको बोलते हैं हम वेज, सॉइल का वेज कट जाता है। एक वेज किस शेप का होता है? ये इस शेप का एक सॉइल का टुकड़ा वो कट के साथ साथ रिटेनिंग वॉल के चलना शुरू कर देता है।
तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि जब ये दीवार है रिटेनिंग वॉल, ये सॉइल से दूर मूव करना शुरू करती है, तो स्टार्टिंग में इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, तो जैसे जैसे दीवार जो है वो इस फीलिंग से दूर खिसकना शुरू होगी, तो उस पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगी। तो जैसे जैसे हम इस दीवार से दूर जाएंगे, इस फीलिंग से दूर जाएंगे, तो प्रेशर की वैल्यू कम होने लग जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद उस प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो द मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूरी जो फीलिंग है वो इस दीवार के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो कुछ मिट्टी का हिस्सा इसके साथ साथ चलना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे दीवार पर लगने वाला प्रेशर भी कम होने लग जाएगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद वो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो मिनिमम प्रेशर, मिनिमम लिखेंगे यहाँ पर, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब पैसिव अर्थ प्रेशर में देखते हैं, तो पैसिव अर्थ प्रेशर में उल्टा होता है। पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, वॉल जो होती है वो टूवर्ड्स द बैकफिल मूव करती है। टूवर्ड्स द बैकफिल मतलब इसका मूवमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, तो जब दीवार टूवर्ड्स द बैकफिल मूव करेगी तो क्या होगा कि ये भी अपने साथ कुछ मिट्टी का हिस्सा साथ में धक्का देने की कोशिश करेगी और अपने साथ साथ ऊपर चलाने की कोशिश करेगी। तो सॉइल का कुछ पोर्शन जो है वो उस दीवार के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि देखो, जब रिटेनिंग वॉल चलना शुरू करेगी तो स्टार्टिंग पे उस पर होगा प्रेशर कम, फिर जैसे जैसे हम इसको धक्का देंगे, ठीक है, जैसे जैसे दीवार जो है वो टुवर्ड्स द बैकफिल मूव करेगी तो धीरे धीरे इस पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब हम किसी को धक्का देते हैं तो स्टार्टिंग में उस पर प्रेशर जो है वो कम होता है, लेकिन जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसको खिसकाने के लिए तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे इस दीवार पर लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वही कंडीशन आ जाएगी कि ये पूरा जो सॉइल का पार्ट है वो इस दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर देगा, फिर प्रेशर में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि द मैक्सिमम प्रेशर ड्यू टू मूवमेंट टुवर्ड्स द फिल is called passive earth pressure। क्लियर है, तो जो मिनिमम प्रेशर होता है वो कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कहलाता है पैसिव अर्थ प्रेशर। इसके बाद हम इनके फॉर्मूले और कुछ दूसरी चीज़ें डिराइव करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो कोएफिशिएंट होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं के ए से। ठीक है, के ए का फॉर्मूला होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। और यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होती है, फाई क्या होता है, फाई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज तो आपको पता ही होगा कि जब किसी भी मिट्टी को फ्रीली किसी सरफेस पर डाला जाता है तो मिट्टी का जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, फाई हो गया। उसके बाद पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करें तो इसके साथ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर को लिखते हैं हम Kp और इसका फॉर्मूला होता है 1 + sin phi
अपॉन 1 माइनस साइन फाई। इस वाले का उल्टा हो जाता है, यहाँ पर माइनस ऊपर आता है, यहाँ पर प्लस ऊपर आता है। तो ये उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। के ए और के पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब के ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के पी होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनके फॉर्मूले में साइन जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। ये क्लियर है? अब हम देखते हैं डिटेल में एक्टिव अर्थ प्रेशर को स्टडी करेंगे। इसके भी 2 या 3 केसेस है, वो कैसे लगते हैं उनको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है एक्टिव अर्थ प्रेशर में अजम्पशंस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, रैनकाइन थ्योरी। रैनकाइन थ्योरी पर बेस्ड कई बार एमसीक्यू बनते हैं, तो उसकी कुछ अजम्पशंस है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहली अजम्पशन जो है वो है, लिखो, सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट। सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, ड्राई एंड कोहेजनलेस। ये रैनकाइन ने जो है वो अज्यूम किया है कि जो सॉइल है वो सेमी इनफाइनाइट एक्सपेंशन की है, होमोजीनियस है, ड्राई है और कोहेजनलेस है। सेकंड जो अजम्पशन है वो है, जो सेकंड पॉइंट है वो है ग्राउंड सरफेस इज प्लेन विच में बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। ग्राउंड सरफेस जो है ये हमारी मान लीजिए रिटेनिंग वॉल है, तो इसमें जो इधर फीलिंग है, तो ग्राउंड सरफेस जो है मतलब कि ये वाली सरफेस जो है वो उल्टा बना दिया है। ग्राउंड सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड हो सकती है, दोनों में से हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइंड स्लोप में फीलिंग भी हो सकती है। उसके बाद होता है थर्ड, बैक ऑफ द वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल। जो दीवार का बैक है वो स्मूथ और वर्टिकल है, मतलब कि ये हमारा दीवार का जो बैक है वो वर्टिकल है और एकदम स्मूथ है, मतलब कि दीवार के बीच में और मिट्टी के बीच में कोई भी शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही है। चौथा है वॉल यील्ड्स अबाउ द बेस, मतलब कि वॉल का जो यील्डिंग पॉइंट है वो फ्रॉम द बेस है, मतलब कि वॉल का जो फेलियर होगा वो फ्रॉम द बेस होगा। एंड इट सेटिस्फाई डिफॉर्मेशन कंडीशन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को ये भी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव अर्थ प्रेशर की अजम्पशंस थे रैनकाइन थ्योरी में, इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ केसेस हैं इसके, वो देखते हैं हम। पहला केस है इसमें ड्राई और मॉइस्ट बैकफिल विद नो सरचार्ज, मतलब कि जो रिटेनिंग वॉल है उसके पीछे जो बैकफिल है वो ड्राई है या फिर नमी वाली है, विद नो सरचार्ज। सरचार्ज मैंने बताया था आपको कि सॉइल के ऊपर अगर कोई दूसरा लोड लग रहा है तो वो सरचार्ज कहलाएगा, तो यहाँ पर कोई सरचार्ज नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा। तो हमको पता है कि रिटेनिंग वॉल जो होती है उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है, ट्राइंगल शेप में। क्यों बनता है? क्योंकि टॉप पर जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है, इधर जो पीछे भी इस रिटेनिंग वॉल के पीछे जो सॉइल फिलिंग होगी उसका प्रेशर किस पे लगेगा? इस दीवार के ऊपर लगेगा। तो वो कैसे लगता है? टॉप ऊपर ज़ीरो होता है और जैसे जैसे अपन डेप्थ पर जाते जाते हैं तो प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो बेस के ऊपर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है बेस पर वो होती है के ए गामा एच। के होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, गामा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल और एच होता है हाइट, कितनी हाइट है इसकी, ये एच होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस लग रही है, तो वो लग रही है के ए गामा एच। इसको हम लिख सकते हैं पी ए, स्मॉल पी, और ए मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर का ए लिखा है, तो ये है प्रेशर इंटेंसिटी। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, कैपिटल पी ए निकालें अगर, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो तो वो टोटल प्रेशर हो जाता है। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है के गामा एच
और इनटू होता है हाइट। हाइट कितनी है इसकी, h, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 KA गामा h²। ये होता है प्रेशर की वैल्यू रिटेनिंग वॉल के ऊपर। अब ये जो प्रेशर लगता है वो कहाँ लगेगा, तो हमने शायद पहले भी देखा हुआ है कि जो भी प्रेशर लगता है वो CG पर लगता है। तो टोटल जो ये एक्टिव वर्क प्रेशर है वो इस ट्राइंगल की CG पर इस तरीके से लगेगा, और कितनी हाइट पे लगेगा, तो वो लगेगा h/3 पर। CG होती है h/3 फ्रॉम द बेस। ये है टोटल प्रेशर PA। क्लियर है। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई 1/2 KA गामा h², और वो कहाँ लगेगा, तो फ्रॉम द h/3 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। यहाँ पर KA क्या होता है वो तो मैंने पहले बता ही दिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, और KA की वैल्यू क्या होती है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi ये होती है। और गामा जो होता है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो केस होगा हमारा वो होगा सबमर्ज्ड बैकफिल का। सबमर्ज्ड बैकफिल का मतलब क्या होता है, सेकंड केस है हमारा ये। सबमर्ज्ड बैकफिल का मतलब जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसके पीछे सॉइल के साथ साथ वाटर भी इंक्लूडेड है, मतलब कि वाटर टेबल जो है पानी का स्तर वो भी ऊपर तक आ चुका है। तो इसके पीछे यहाँ तक सॉइल का लेवल भी होगा और प्लस वाटर टेबल भी होगा यहाँ तक। तो इसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड बैकफिल। तो क्या होगा, इस दीवार के ऊपर दो टाइप के प्रेशर लगेंगे, एक लगेगा एक सॉइल का, दूसरा लगेगा प्रेशर पानी का। तो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल का तो सेम ही बनता है, टॉप पर 0 होता है और बॉटम पर मैक्सिमम होता है। और हाइट कितनी मानेंगे इसकी h, और बेस पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है K गामा h, यही होती है। ठीक है। अब इस प्रेशर के साथ साथ हमको पानी का भी प्रेशर इसमें इंक्लूड करना है। तो इसी फिगर के साथ में एक लाइन और बन जाएगी वाटर के लिए। क्लियर है। और वाटर के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो होगी गामा WH, गामा डैश W। ये होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सॉइल के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, K गामा H होती है। लेकिन ये जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, सबमर्ज्ड सॉइल है, मतलब कि पानी के अंदर डूबी हुई सॉइल है। तो उस वजह से जो यूनिट वेट होता है, गामा क्या होता है, गामा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो कि हमने पहले वाले केस में लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो सॉइल है वो कौन सी है, सबमर्ज्ड है। तो सबमर्ज्ड वेट आएगा यहाँ, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पर गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा डैश। और पानी के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है गामा वाटर इनटू हाइट। क्लियर है। तो अब हमको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल इंटेंसिटी, बेस में टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, स्मॉल p बराबर K गामा H प्लस गामा WH, ये हो जाएगी। ये प्लस ये टोटल बेस हो गया और ये टोटल इंटेंसिटी हमारी। अब इससे अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो हाफ बेस कितना है, K गामा डैश H प्लस गामा WH, ये हो गया बेस। और इनटू करेंगे इसको हाइट से, हाइट कितनी है h। तो ये होता है हमारा टोटल प्रेशर सबमर्ज्ड के केस में। और फिर ये जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा इसकी CG पर। क्लियर है। इसके बाद इसी में एक सेकंड पार्ट और आता है कि यहाँ पर तो क्या था, रिटेनिंग वॉल के ओनली एक तरफ पानी था, ठीक है। लेकिन अब अगर रिटेनिंग वॉल के दोनों तरफ पानी हो जाए, इधर तो पूरी सॉइल प्लस वाटर, ठीक है, और इस तरफ जो है वो ओनली वाटर, तो क्या होगा, इधर का वाटर और इधर का वाटर बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो गामा WH वाला पार्ट है
वो कैंसिल हो जाएगा और ओनली हमको कितना बचेगा यहाँ पर, के ए गामा डैश एच बचेगा। किस केस में बचेगा, जब रिटेनिंग वॉल के दोनों तरफ पानी हो। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट केस आता है बैकफिल विद यूनिफॉर्म सरचार्ज। ये केस है हमारा बैकफिल विद यूनिफॉर्म सरचार्ज का। इसमें बैकफिल है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यूनिफॉर्म सरचार्ज लगा हुआ है। सरचार्ज मैंने बताया ही था, ऊपर से जो अलग से प्रेशर यानी कि फोर्स लगते हैं, लोड लगते हैं, वो होते हैं सरचार्ज। तो इनको मान लेते हैं अपन क्यू सरचार्ज लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहले अब इसमें सरचार्ज का जो प्रेशर होता है वो पूरी दीवार पे यूनिफॉर्म होगा। टॉप पे भी उतना ही सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज का लोड जितना कि बॉटम पे लगेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि टॉप पर 0 लगेगा और नीचे जाते जाते बढ़ेगा। तो सबसे पहले सरचार्ज का वेट इसमें ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज लगेगा, ट्राइंगल की शेप में नहीं बनेगा, बॉक्स की शेप में बनेगा, क्योंकि टॉप पर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हर डेप्थ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है के ए इंटू क्यू। के ए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर और क्यू जो है वो इसकी वैल्यू। फिर इसके साथ हमको जो सॉइल का प्रेशर है वो ऐड करना है। तो सॉइल का जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। तो सॉइल के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, के गामा एच, यही होती है। तो इस तरीके से फिर इसका क्या करेंगे कि इस पूरे फिगर का अगर डायग्राम एरिया निकाल लेंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल पी इंटेंसिटी तो हो जाएगी के क्यू प्लस के ए गामा एच, और अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, के क्यू एच बेस इंटू हाइट, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सरचार्ज के केस में ये वैल्यूज़ हमारे पास आती है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक एक बच रहा है रिटेनिंग वॉल में, वो है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल। उसमें करना है आपको ओनली फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो याद करने, और वो वाले फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमने डैम वाले पार्ट में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी के चेक, जिसमें पहला चेक होता है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब क्या होता है कि ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, उस पर इस तरफ से जो प्रेशर आएगा उस वजह से रिटेनिंग वॉल ओवरटर्न होने की कोशिश करेगी विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, और इसको रोकने का काम कौन करेगा, तो जो इधर जो सॉइल की फिलिंग है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि सॉइल का वर्टिकल वेट प्लस इस रिटेनिंग वॉल का जो वर्टिकल वेट है डाउनवर्ड, वो सारे वेट उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है स्टेबलाइजिंग मोमेंट, मतलब कि रोकने वाला, डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट, मतलब कि ओवरटर्न करने वाला। तो इसको हम लिखेंगे समेशन एम आर अपॉन समेशन ऑफ एम ओ, और इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.55 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण रिटेनिंग वॉल अगर स्लाइड होना चालू कर देती है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स के कारण रिटेनिंग वॉल जो है वो स्लाइड होने की कंडीशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर रिटेनिंग वॉल के बेस और सॉइल के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो रिटेनिंग वॉल स्लाइड करेगी। तो इसके लिए जो रिटेनिंग वॉल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है वो है रेस्ट्रेनिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि रोकने वाला फोर्स कौन सा होगा, जो यहाँ पर लगेगा बेस के वहाँ पर। तो रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय स्लाइड करने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है इसकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.55 होनी चाहिए, और इनको भी कई बार 1.5 भी लिखा होता है। तो ये थे हमारे रिटेनिंग वॉल के टॉपिक में मेन जो भी पॉइंट्स थे वो, इसमें आपका लगभग सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, मेसोनरी डैम में फेल ड्यू टू, पहला ऑप्शन है इसका टेंशन इन द मेसोनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस,
सेकंड ओवरटर्निंग ऑफ द डैम, तीसरा है क्रशिंग ऑफ मेसोनरी एट द बेस ऑफ डैम, और चौथा है एनी ऑफ द अबव। मतलब कि मेसोनरी डैम जो होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो किस किस अकॉर्डिंग फेल हो सकता है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका एनी वन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, in order to avoid sliding of masonry dam, the force of friction between the dam and soil should be at least dash the total water pressure per meter length। इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए मेसोनरी डैम में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डैम एंड सॉइल शुड बी कितना होना चाहिए, किसका, टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। तो यहाँ पर हमको स्लाइडिंग की बात करनी, तो स्लाइडिंग के लिए हमने डैम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ा था, क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए, रेस्ट्रेनिंग यानी कि बचाने वाला, रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लाइडिंग फोर्स, यही होता है। नाम कुछ चेंज हो सकते हैं, मतलब कि जो स्लाइड होने से रोकने वाला जो फोर्स है और जो स्लाइडिंग करने वाला फोर्स है, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.55 या फिर 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड सॉइल शुड बी एटलीस्ट डैश द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है, मतलब कि स्लाइड होने से रोकने वाला, तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स की जगह आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसको स्लाइड होने से रोकता है। और स्लाइडिंग फोर्स कौन सा होता है, वाटर का प्रेशर। फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाटर प्रेशर, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1.55 इंटू वाटर प्रेशर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1.55, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.5 ले लेंगे इस जगह, तो 1.5 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ मेसोनरी एट द बेस ऑफ द डैम, द मैक्सिमम स्ट्रेस शुड बी डैश द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल। मतलब कि क्रशिंग से रोकने के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कितनी होनी चाहिए, तो परमिसिबल स्ट्रेस से लेस होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट। पहला ऑप्शन है द रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस। ये हमने रेनकाइन की जो अजम्पशंस थी रेनकाइन थ्योरी में अभी पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस सॉइल थी, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटेरियल इज नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि रिटेनिंग वॉल और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो क्यों करना है, क्योंकि हमने एक उसकी अजम्पशन पढ़ी थी कि जो वॉल का वर्टिकल फेस है, जिस तरफ सॉइल फिलिंग है वो वाला फेस वर्टिकल है और कोहेजनलेस है, मतलब कि कोई स्मूथ है, सॉरी, तो स्मूथ है मतलब कि फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें। तो ये बात भी सही बोली हुई है इसमें। फिर थर्ड है द फेलियर ऑफ द रिटेन्ड मटेरियल टेक्स प्लेस अलोंग अ प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन, ये भी सही है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the retained material is subjected to some superimposed or surcharge load, the total horizontal pressure due to surcharge load is। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पर हमको निकालना है द टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज। तो हमने अभी सरचार्ज वाला केस पढ़ा था। सरचार्ज क्या होता है, जिसमें कि रिटेनिंग वॉल में फिलिंग के ऊपर से अगर कोई एक्स्ट्रा लोड लग रहा है, ये वाला केस हमने पढ़ा है अभी, जिसमें कि सॉइल के ऊपर से
क्यू सरचार्ज लगता है। तो इसके लिए हमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया था इसका, कुछ इस टाइप से था। और सरचार्ज के कारण जो इस इंटेंसिटी थी प्रेशर की वो थी KA इंटू क्यू, यही थी। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेशर इंटेंसिटी द टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज लोड कितना होगा। तो KA इंटू क्यू होता है। KA की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई इंटू क्यू। और इस क्वेश्चन में हमको Q की जगह उसने P दिया हुआ है, तो यहाँ पर Q नहीं लेके P लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन A इज़ करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफर्ड बाय द रिटेनिंग वॉल ऑन द रिटेन्ड मटेरियल इज़। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो इसमें पूछा है कि द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफर्ड बाय द रिटेनिंग वॉल, मतलब कि रिटेनिंग वॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना लगता है। ठीक है, तो ये हमारी रिटेनिंग वॉल है। इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम नॉर्मली कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इंटेंसिटी बेस पे कितनी होती है KA गामा H, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा इसमें, टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू KA गामा H इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया टोटल प्रेशर। ठीक है, और KA की वैल्यू कितनी होती है KA गामा H इंटू H हो जाएगा H स्क्वेयर, और KA की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गामा की जगह, गामा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो गामा की जगह हमको यहाँ पर W लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा WH स्क्वेयर बाई 2 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B इज़ करेक्ट। तो ये था हमारा रिटेनिंग वॉल वाला टॉपिक। इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में टोर्जन ऑफ शाफ्ट और चिमनी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे।